वेलकम टू जीनियस आईएएस प्रीलिम्स अफेयर्स के लेक्चर सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है, जिसमें हम लेक्चर नंबर 13 पे पहुंच गए हैं। मैं आशा कर रहा हूं कि आपने हमारे सभी प्रीवियस लेक्चर्स भी देखे होंगे और आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। और इसी तरह हम आपके लिए हर बार एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं और उससे कनेक्ट करते हुए हम बहुत सारी चीजों को आपको बता रहे हैं, आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आज हम कौन सा टॉपिक्स लेके आए हैं, तो जनरली आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो बहुत सारी हमारी इकोनॉमी को कवर करने वाले हैं। अगर हम देखें हमारा जो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है उसके प्रीलिम्स में हमने बैड लोन, एनपीए, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, एसेट रिकंस्ट्रक्शंस कंपनी पढ़ी होंगी, तो वो सारी चीजें आज हमारे यहाँ पे कवर होने वाली हैं। और उसको शुरू करने से पहले हम इसको कहाँ से शुरू करेंगे, तो अगर आपने ध्यान दिया हो, आरबीआई ने अभी रिसेंटली नए नॉर्म्स, नए रूल्स सुनाए हैं। किससे रिलेटेड? हमारे पीसीए फ्रेमवर्क से रिलेटेड। पीसीए क्या है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। क्या है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। इससे रिलेटेड हमने नए रूल्स जो हैं देखे, जो आरबीआई ने दिए हैं। अब ये नए रूल्स क्या हैं, उसको जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होता क्या है ये, और ये नए रूल्स हैं, ये हम तब जान पाएंगे जब हमें पुराने रूल्स पता होंगे। तो पुराने रूल्स हमें तब पता लगेंगे जब हम पीसीए फ्रेमवर्क के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि पीसीए फ्रेमवर्क होता क्या है, ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होता क्या है। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क ये कौन से फील्ड में लागू होता है, बैंकिंग में, कंपनीज में, क्या होता है। तो आरबीआई कर रही है तो जनरली कहाँ होगा, ये हम देखेंगे कि बैंक्स के ऊपर वो लागू करती है। आरबीआई बैंक्स के ऊपर लागू कर रही है। तो बेसिकली इसमें कर क्या रही है, आरबीआई एक सुपरवाइजर की तरह काम कर रही है। आरबीआई एक सुपरवाइजर की तरह काम कर रही है कि जहां पे बैंकों को उन्होंने कुछ रूल्स बताए हैं आरबीआई ने, अगर वो रूल्स फॉलो नहीं करेंगी तो उनके ऊपर ये फ्रेमवर्क लागू होगा, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क लागू होगा। और यहाँ पे आरबीआई एक्शन लेगी उसी हिसाब से। क्या एक्शन लेगी और ये कब लागू होगा, उसे हम पढ़ते हैं जब हम पढ़ेंगे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस में। तो सबसे पहले तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन कब लागू होगा, है क्या चीज? सुपरवाइजरी एक्शन है। यहां पे जैसे कोई छोटा बच्चा है, मां ने बताया हुआ है कि बेटा ये नहीं करना, लेकिन अगर बेटा फिर भी करता है तो मां कहीं ना कहीं कोई एक्शन ले रही है, और जो वो एक्शन ले रही है उस एक्शन का नाम है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो आरबीआई भी ऐसे ही कर रहा है। आरबीआई ने बैंकों को कुछ रूल्स बताए हुए हैं कि आपको इन रूल्स के हिसाब से चलना है। जब वो उस रूल्स के हिसाब से नहीं चलेंगे तो जो एक्शन लिए जाएंगे उन्हें बोला जाएगा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो यही हमारे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस हैं, पीसीए फ्रेमवर्क के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या क्या मॉनिटर कर रहा है, क्या रूल्स बताए, किनको छेड़ने पे या फिर किनको लागू नहीं करने पे आरबीआई पीसीए फ्रेमवर्क लागू करेगा, ये हमें देखना। तो ये हमें बेसिकली अगर हम देखें 3 पॉइंट्स में हमें पता लगेगा कि यहाँ पे ये सबसे पहले इन्होंने क्या बोला बैंक को, कि आपको अपनी एसेट क्वालिटी बना के रखनी है। क्या बना के रखनी है? एसेट क्वालिटी बना के रखनी है। अब एसेट क्या होता है? सबसे पहली चीज, अब आपके सामने क्वेश्चन आना चाहिए कि बैंक का एसेट क्या है। तो बैंक की एसेट और बैंक की लायबिलिटीज के बारे में आपको अंतर पता होना चाहिए। एसेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होती है, इन दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। ये मैं बैंक की एसेट और बैंक की लायबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो एसेट क्या है? एसेट वो है जो बैंक का खुद का है। एसेट वो है जो बैंक का खुद का है, बैंक ने किसी और को दिया हुआ है लेकिन वो वापस आएगा। है किसका? वो बैंक का है, यानी कि ये सेल्फ का है। लायबिलिटी क्या है? जो बाहर से आया है, जो बाहर से आया, जो बैंक को वापस करना है, वो इसकी लायबिलिटी है, यानी कि ये इसका नहीं है, ये सेल्फ का नहीं है। ये कहां से आया है? आउटसाइड से, बाहर से आया। एग्जांपल लें तो देख लेते हैं, बैंक में क्या होता है, लोग अपना पैसा जमा करने जाते हैं, तो पैसा किसका है, लोगों का है, बैंक का? आप बताएंगे कि वो लोगों का पैसा है जो बैंक में जमा है। हालांकि अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो पैसा फाइनली जाएगा किसके पास, जब लोग मांगने आएंगे कि हमें हमारा पैसा वापस दो, बैंक को देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो बैंक की क्या है, लायबिलिटी है, क्योंकि वो बाहर से आया पैसा है। वहीं पे अगर उसी पैसे को, जब वो बैंक में जो पैसा आया है, उसी पैसे को जब बैंक लोन दे देता है, किसी भी, तो कोई थर्ड पर्सन आया, कोई कंपनी आई कि मुझे लोन की जरूरत है, वो लोन मांगा और उसने, बैंक ने क्या किया, वो पैसे उठा के उसको दे दिए। अब वो क्या है, वो बैंक का एसेट हो जाएगा, क्योंकि वो बैंक का पैसा है जो बैंक को आएगा। जब तक बैंक में आएगा नहीं तब तक बैंक देगा कैसे?
तो एक ही पैसा जो डिपॉजिटर जब जमा कर रहा है तो वो क्या हो जाएगी, तो वो उसकी लायबिलिटी हो जाएगी, लेकिन जब वो उसको एज ए लोन थर्ड पर्सन को दे देगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका एसेट हो जाएगा। क्लियर है, एसेट समझ में आया। तो एसेट में क्या आएगा, बैंक की बिल्डिंग, बैंक ने जो लोन दिए हैं, ये सारी चीजें क्या है, बैंक के एसेट्स हैं। और लायबिलिटी में क्या है, जो बाहर से लोगों ने बैंक में पैसा जमा किया हुआ है या कहीं से भी बैंक ने पैसा उधार लिया हुआ है बेसिकली, तो जो वापस करना है, जो भी चीज वापस करनी है वो हमारी लायबिलिटी है, और जो बैंक को लेना है ये बैंक का खुद का है, वो उसका एसेट है। क्लियर है, ये चीज समझ में आई। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि हम जब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क देखते हैं तो कॉमर्शियल बैंक, ध्यान रखना यहां पे क्या है, ऑल कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, तो बैंक कितने टाइप के होंगे वो भी देखना पड़ेगा हमें, कॉमर्शियल बैंक कौन से हैं, तो इस स्लाइड के बाद हम वो भी देखेंगे। तो यहां पे हमें क्या देखना है, बेसिकली एसेट क्वालिटी मेंटेन करके रखनी है। तो एसेट, आप उसकी क्वालिटी, बिल्डिंग की क्वालिटी से मतलब नहीं है यहाँ पे किससे मतलब है, जो लोन दिया गया है, क्योंकि बिल्डिंग की क्वालिटी क्या है, बिल्डिंग तो बना दी, अब उसके बाद जो क्वालिटी मेंटेन करनी है वो किस पे, जो लोन दिया गया है। ऐसे लोगों को लोन कम से कम दिया जाए जहां पे रिस्क हो, जहां पे वापस आने का रिस्क, वापस ना आने का मतलब हमें ये लगे कि यहां से आने के चांसेस कम है, तो ऐसे लोगों को कम लोन देना है। तो कहीं ना कहीं हमें एसेट की क्वालिटी मेंटेन रखनी है। समझ में है एसेट और लायबिलिटी में अंतर। अब आप इस चीज को समझ पाएंगे कि कौन सी क्वालिटी की बात की जा रही। तो बैंक ने रूल बनाया कि, आरबीआई ने बोला कि एसेट क्वालिटी मेंटेन रखनी, और क्या बोला कि कैपिटल सफिशिएंसी रखनी है। कैपिटल, आपके पास जो पैसा है, जो कैपिटल है, वो आपके पास पूरा होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए उसके बारे में भी है, उनकी अलग अलग रेशियोज हैं जो हमें कहां से पता लगती हैं, बेसल से, बेसल नॉर्म्स से पता लगती हैं। किससे, बेसल नॉर्म से। अब आप बोलोगे बेसल नॉर्म्स क्या है, टेंशन मत लो, बेसल नॉर्म्स के बारे में भी हम आज पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, कहां से आए हैं, कितनी तरह की रेशियोज हैं, वो सारी चीजें आज के लेक्चर में आपकी कवर होने वाली हैं। तो अभी के लिए आप ध्यान रखिए कि जो पीसीए फ्रेमवर्क है, बैंक, आरबीआई ने क्या बोला है, हम ये सारी चीज मॉनिटर करेंगे। सबसे पहला एसेट क्वालिटी, सेकंड आपका बेसल नॉर्म्स के हिसाब से जो आपको कैपिटल सफिशिएंसी रखनी है, और तीसरा इन्होंने बोला कि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि जो आपने एसेट हैं, जो एसेट है यानी उनके ऊपर जो लोन दिया हुआ है आपने, उसके ऊपर कितना प्रॉफिट आ रहा है, उसके ऊपर कितना रिटर्न आ रहा है, उसी को बोलेंगे रिटर्न ऑन एसेट, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी, आरओए। ये भी मेंटेन करता है, ये भी आरबीआई चेक करता रहता है कि किसी का आरओए कम तो नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं है कि किसी ने लोन दिया हुआ है लेकिन उसका रिटर्न कम आ रहा है, तो ये भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो इन तीन चीजों पे देखना पड़ेगा, और इसी के हिसाब से क्या करेंगे, इन बैंक को क्लासिफाई किया जाएगा कि 1 2 3, इस हिसाब से जितना ज्यादा नंबर बढ़ेगा उतना ज्यादा हम कहेंगे कि ये बैंक रिस्क की तरफ जा रहा है, यानी ये बैंक डूबने वाला है। उतना ज्यादा हम क्या बोलेंगे कि बैंक डूबने वाला, जितना ज्यादा नंबर होगा तो उसी हिसाब से एक्शन लिए जाएंगे। हो सकता है जिसका रैंक अगर हम देखें 1 पे हो तो उसमें बहुत कम रिस्क है, तो उसको हो सकता है कि थोड़े से कम एक्शन लिए जाए, जिसका ज्यादा नंबर होगा उसके ऊपर ज्यादा एक्शन लिए जाएंगे। तो आरबीआई क्या क्या एक्शन ले सकता है तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। किस किस के ऊपर, सभी कॉमर्शियल बैंक के ऊपर। ठीक है, क्या क्या एक्शन ले सकता है कि या तो स्ट्रिक्ट वार्निंग दे देगा कि भाई समझ लो, अगर किया ना दोबारा तो देख लेना, तो स्ट्रिक्ट वार्निंग भी दे सकता है, या फिर कंडक्टिंग डीपर ऑडिट या फिर सुपरविजन, ऑडिटिंग भी करवा सकता है, सुपरविजन में उसको रख सकता है कि हम मॉनिटर कर रहे हैं रेगुलरली, तो इसमें भी कर सकता है। देन उसके बाद रेस्ट्रिक्टिंग बैंक डायरेक्टर सैलरीज एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि बैंक के जो डायरेक्टर्स, अभी रिसेंटली भी ये किया गया है, आरबीआई ने किसी एक बैंक को बोला था कि आप अपने किसी भी इन्वेस्टर को, कोरोना काल में जब उनको लगा कि कोरोना काल में इनकम ज्यादा नहीं है इनकी, तो उस टाइम पे क्या बोला कि आप किसी भी इन्वेस्टर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट मत करो। ठीक है, यहाँ पे आरबीआई ने इस तरह के इंस्ट्रक्शन दिए थे सभी बैंक्स को, तो ये भी पता होना चाहिए। और अभी इसमें क्या कर सकता है, बैंक के जो डायरेक्टर की सैलरी है उसको भी रेस्ट्रिक्ट कर सकता है आरबीआई। और उसके बाद रेस्ट्रिक्टिंग बैंक्स ब्रांच एक्सपेंशन एंड लेंडिंग ऑपरेशंस, जो बैंकों का ब्रांच एक्सपेंशन है, कोई बैंक ये बोले, अगर आरबीआई को लग रहा है कि ये रिस्की बैंक है तो मना कर सकता है कि आप अब से कोई भी नई ब्रांच नहीं खोलोगे जब तक कि आप अपने रिस्क को कम नहीं कर लेते। तो कोई भी नई ब्रांच खोलने से, ब्रांच एक्सपेंशन से मना कर सकता है आरबीआई यहाँ पे। और ये भी रोक लगा सकता है कि अब से आपको कोई एक नया लोन नहीं देना है, या फिर लिमिट लगा सकता है आप इतने तक का लोन दो, इससे ज्यादा का नहीं देना है। तो लैंडिंग ऑपरेशंस पे भी रोक लगाई जा सकती है अंडर दिस करेक्टिव एक्शंस।
अंडर दिस करेक्टिव एक्शंस। और क्या कर सकता है, उनको लग रहा है कि अब इसकी हालत इतनी खराब हो गई है बैंक की कि इसके ऊपर कोई भी एक्शन ले लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो उस टाइम पे आरबीआई उस बैंक को बंद करने का डिसीजन भी ले सकता है या किसी दूसरे बड़े बैंक के साथ मर्ज करने का भी डिसीजन लिया जा सकता है। यह भी बैंक की पावर में, आरबीआई की पावर में आएगा। और आरबीआई को ये सारी पावर मिलती कहां से है, ये करेक्टिव एक्शन लेने की, तो ये आपको कहां से मिलेंगी, तो आपको एक एक्ट पता होगा जहां पे हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जिसको हम बोलते हैं, बेसिकली 1949 का जो एक्ट है, 1949 का जो आरबीआई का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, यहां से आरबीआई को सारी पावर्स मिलती हैं करेक्टिव एक्शंस लेने की, और आरबीआई ले सकता है ताकि बैंकिंग सिस्टम इंडिया में मजबूत रहे। क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर है। अब हम एक और चीज देखते हैं यहां पे कि ये धीरे धीरे ये जो हमारा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क है कैसे बढ़ता आया। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे 2002 में आरबीआई गवर्नर होते थे उस टाइम पे बिमल जालान, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इस जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है ये डिजाइन किया सभी कॉमर्शियल बैंक के लिए। किसके लिए, ऑल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। अब आप बोलेंगे शेड्यूल्ड क्या है, ठीक है, अब आप बोलेंगे शेड्यूल्ड क्या होता है, तो शेड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं, वो सारे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में लिखे गए हैं। वो सारे बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में जिन जिन बैंक का नाम लिखा हुआ है वो सारे हमारे शेड्यूल्ड बैंक हो जाते हैं। अब शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक कौन से हैं वो हम आगे देखने वाले हैं, अभी थोड़ी देर में हम उसके बारे में भी आएंगे। तो यहाँ पे इसने बोला कि सभी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के ऊपर ये हमारा क्या लागू होगा, पीसीए फ्रेमवर्क लागू होगा, एक्सेप्ट किसके, एक्सेप्ट रीजनल रूरल बैंक। जो हमारे गांव में जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनके सिवाय सभी पे ये एक्शन फ्रेमवर्क लागू होगा। तो इनके ऊपर कब लागू हुआ, तो हम आगे आके देखेंगे कि यहाँ पे 2018 में नाबार्ड, क्योंकि रीजनल रूरल बैंक को देखोगे तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं नाबार्ड का भी सुपरविजन चलता है, नाबार्ड का भी सुपरविजन चलता है। तो यहाँ पे नाबार्ड ने क्या अनाउंस किया, नाबार्ड ने पीसीए फ्रेमवर्क आरआरबी के लिए भी लागू कर दिए, ठीक है, नाबार्ड ने इसके लिए भी लागू कर दिए। अब क्वेश्चन आता है कि एक और तरह के बैंक होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स। तो इन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए भी अगर हम देखें, यहां पे हमने क्या बोला कि ये पीसीए फ्रेमवर्क किस पे लागू हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, कॉमर्शियल बैंक के ऊपर। अभी आपको समझ में आएगा कि कॉमर्शियल बैंक, जब से हम बोल रहे हैं कॉमर्शियल बैंक है क्या चीज। तो बैंक दो तरह के आपको दिखाई देंगे, एक आपको दिखाएगा कॉमर्शियल बैंक और दूसरा दिखाई देगा कोऑपरेटिव बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक में कौन कौन से हैं, कॉमर्शियल में पब्लिक बैंक भी हैं, प्राइवेट बैंक भी हैं, फॉरेन बैंक भी हैं और कुछ डिफरेंशियल बैंक भी हैं। डिफरेंशियल बैंक जो बेसिकली अगर हम कहें पूरी तरह बैंकिंग की तरह नहीं है, उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस ज्यादा होते हैं। तो वो कौन से हैं, तो हम देखेंगे रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक। अभी तक क्या है, ये जो हमारा पीसीए फ्रेमवर्क है इस पूरे कॉमर्शियल बैंक के ऊपर लग रहा है। हमने देखा सबके ऊपर लग गया क्योंकि रीजनल रूरल बैंक को एक्सेप्ट किया हुआ था, उसके ऊपर भी नाबार्ड ने लगा दिया। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं जो हमारा जो पीसीए फ्रेमवर्क है वो इस पे लागू हो रहा है कॉमर्शियल बैंक पे। तो इस पे लागू होगा कि नहीं होगा, ये लिखा नहीं है तो इस पे लागू नहीं होगा। तो इसके लिए क्या लागू होता है, तो इसके लिए अगर हम देखेंगे तो इसके लिए क्या है, यहाँ पे जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसके ऊपर लागू होता है सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीसीए फ्रेमवर्क कॉमर्शियल बैंक्स के लिए। अर्बन कोऑपरेटिव, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इसमें से जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है इसके ऊपर क्या लागू हो रहा है, तो इसके ऊपर लागू होता है सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क। है दोनों एक ही चीज लेकिन नाम अलग है, नाम अलग अलग है कि यहाँ पे जब शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के लिए जब हम बोलेंगे तो हम उसे पीसीए बोलेंगे और इसके लिए जब बोलेंगे तो इसे सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क बोलेंगे। इतना आपको पता होना चाहिए। अब आपने समझा, टाइप ऑफ बैंक्स देखा, किसके ऊपर लागू हो रहा है, इन सब के ऊपर, कॉमर्शियल बैंक के ऊपर हमारा पीसीए फ्रेमवर्क लागू हो रहा है। तो हमने समझा कि पीसीए फ्रेमवर्क है क्या,
किस किस के ऊपर लागू होता है और किन किन चीजों पे लागू होता है, कौन कौन से ऐसे रूल हैं जिनको ब्रेक करने पे पीसीए फ्रेमवर्क लागू होगा। अब हम देखते हैं कि नए फ्रेमवर्क में हमने क्या चेंज किया है, तो उसको हम समझेंगे तो हमें पता लगेगा कि अभी तक जब हम बोल रहे थे कि ये सभी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक पे लागू होगा, तो यहाँ पे नए वाले में इन्होंने क्या बोल दिया कि ये जितने भी पेमेंट बैंक्स हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं इन पे लागू नहीं होगा, इनको रिमूव कर दिया गया है पीसीए फ्रेमवर्क की लिस्ट से। और जब इस तरह का कोई भी चीज होती है तो वो यूपीएससी के लिए बड़ी फेवरेट हो जाती है। इस तरह की कोई भी चीज यूपीएससी के लिए बड़ी फेवरेट हो जाती है क्योंकि इसमें पूछा जा सकता है सीधा सीधा कि पीसीए फ्रेमवर्क अप्लाइज ऑन ऑल कॉमर्शियल बैंक। और यहां पे 4 स्टेटमेंट देके एक स्टेटमेंट ये दे दिया जाएगा कि पीसीए फ्रेमवर्क अप्लाइज ऑन ऑल कॉमर्शियल बैंक। अब आप वहां पे बोलेंगे कि हाँ कहीं ना कहीं सभी पे लागू होता होगा, टिक लगा के आ जाएंगे, लेकिन ये देखेंगे नहीं रूल चेंज हो गया है। क्या रूल हुआ है कि ये पेमेंट बैंक्स पे और स्मॉल फाइनेंस बैंक पे लागू नहीं होता है, ये रूल चेंज हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या चेंज हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि ये इन तीन चीजों पे मॉनिटर किया जाता है, जहां पे एसेट क्वालिटी आ गया, कैपिटल सफिशिएंसी आ गया और प्रॉफिटेबिलिटी आ गया। अब नए रूल में क्या बोला कि प्रॉफिटेबिलिटी को हम मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, इन्होंने इसको भी हटा दिया नए वाले रूल में, यानी रिटर्न ऑन एसेट को हटा दिया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि नए रूल में क्या किया इन्होंने क्या कर दिया, रिटर्न ऑन एसेट्स को एक्सक्लूड कर दिया है पीसीए फ्रेमवर्क से। अब उसके अलावा क्या क्या रह गए, कैपिटल सफिशिएंसी और उसके बाद जो हमारा एसेट क्वालिटी था। तो उन्हीं से रिलेटेड क्या क्या है, कैपिटल एसेट क्वालिटी, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो और एनपीए रेशो, टियर 1 लेवरेज रेशो, ये सारे अब रह गए हैं जिनको मॉनिटर किया जाएगा। अब हमें इनको पढ़ने की जरूरत है कि ये है क्या चीज, ये सारी चीजें तो इनको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये चीज आई कहां से, एसेट क्वालिटी और इनको छोड़ दें। उसके अलावा अगर हम देखें ये सारे रेशियोज, अगर हम CRAR की बात करें, टियर 1 लेवरेज रेशियो की बात करें, ये सारे रेशियोज अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो ये हमें बेसल नॉर्म से दिखाई देंगे। ठीक है, बेसल नॉर्म से दिखाई देंगे। तो ये बेसल नॉर्म्स क्या है, कैसे आए, इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर यूपीएससी ने 2016 में 2016 में क्वेश्चन पूछा कि बेसल नॉर्म्स अप्लाइज ऑन या बेसल नॉर्म्स आर एप्लीकेबल फॉर, और नीचे लिख दिया अलग अलग ऑप्शंस दे दिए। तो अगर आपको पता होता कि जब बेसल नॉर्म्स की बात की जा रही है तो बेसल नॉर्म्स बैंकिंग के लिए अप्लाई हो रहे हैं। कहां पे, बैंकिंग के लिए। अभी हमने देखा है रेशो बैंकिंग के लिए है। वहीं पे एक बेसल कन्वेंशन भी हुई थी, वो बेसल कन्वेंशन अगर हम देखें वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो उन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जब बेसल नॉर्म्स की बात की जाए तो बेसल नॉर्म्स हमारे बैंकिंग से रिलेटेड हो जाते हैं, बेसल कन्वेंशन की बात की जाए तो बेसल कन्वेंशन हमारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये बेसल नॉर्म्स क्या है, बेसिकली कहां से रूल्स आए, बेसल नॉर्म्स ने क्यों दिए, ये इतने सारे रेशो बेसल नॉर्म्स ने क्यों दिए, और ये बेसल है क्या चीज। तो बेसल अगर आप देखेंगे तो बेसल हमें कहां दिखाई देगा, स्विट्जरलैंड में एक सिटी दिखाई देती है। कहां पे, स्विट्जरलैंड में। कोई भी कन्वेंशन, कोई भी नॉर्म्स जनरली अगर हम देखें जगह के नाम से फेमस होते हैं। जिस जगह पे वो मीटिंग हुई होती है, जिस जगह से वो डिसीजन लिए जाते हैं, जनरली उसी के नाम से आपको दिखाई देंगे। जैसे पेरिस कन्वेंशन अगर हुआ है तो आप जान जाएंगे कि वो कन्वेंशन कभी ना कभी पेरिस में हुआ होगा, और वहां से जो रिजल्ट आया है उन रिजल्ट्स को हम पेरिस कन्वेंशन से नाम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम बेसल नॉर्म्स की बात कर रहे हैं, बेसल कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, तो वो कहां हुआ, बेसल में। अब बेसिकली ये बेसल नॉर्म्स आते कहां से हैं, तो इसके लिए जो जिम्मेदार है उसको हम बोलेंगे बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। ये देता है बेसल नॉर्म्स, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। अब ये बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट कहां है, अगर हम हिस्ट्री उठाएं तो हमें पता लगेगा कि ये सेटअप हुआ था कब, 1930s में। 1930s में क्यों सेटल हुआ था, तो मैं पहुंच जाऊंगा हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री को मैं आज कवर करने वाला नहीं हूं इसमें, क्योंकि ये बेसिकली अगर मैं 1930s में बताने को जाऊं तो ये ट्रीटी ऑफ वर्सेलेस हुई थी, जहां पे अगर हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हारी हुई कंट्रीज थी उनके ऊपर
क्या लगा दिया गया था कि आपको जुर्माना लगाया गया था कि आपने जो है हमारा इतना नुकसान किया, आप उसकी भरपाई कीजिए। जिसमें से एक मेजर कंट्री अगर हम देखें तो जर्मनी थी, तो जर्मनी के ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना लगाया गया था और उसी के जुर्माने को मैनेज करने के लिए बनाया गया था बेसिकली बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। और यहाँ पे अगर हम देखें, उस पोर्शन में ना जाएं, अभी हम रिसेंटली की बात करें तो ये बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट क्या है, तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट क्या है, तो बेसिकली ये टोटल 60 कंट्रीज 60 कंट्रीज के सेंट्रल बैंक के जो जितने भी अगर हम देखें तो उनका एक कॉम्बिनेशन है। टोटल अगर हम देखें 60 कंट्रीज हैं, उनके सेंट्रल बैंक के रिप्रेजेंटेटिव यहां बैठेंगे और इसको बोला गया बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। ये बैठ के करेंगे क्या? अगर एक जगह 60 कंट्रीज के सेंट्रल बैंक के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, करेंगे क्या? तो कुछ अच्छा ही करेंगे। तो करने के क्या काम कर रहे हैं? ये ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाने का काम कर रहे हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाने का काम कर रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। अगर आपने ध्यान दिया हो तो 2007 में भी आपका एक ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन आया और ये स्लोडाउन आया इसी वजह से इनको नॉर्म्स 2011 में भी देने पड़े। उससे पहले अगर हम देखें तो 2 बार आ चुके हैं। ठीक है, 1988 में इन्होंने फर्स्ट टाइम अपने नॉर्म्स दिए थे कि ये वाले रूल्स जो हैं बैंकों को लागू करेंगे तो बैंक ठीक से रहेंगे। उसके बाद उसी को रिवाइज करके 2004 में इन्होंने दिए और उसके बाद जब ये आया हमारा ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन जिसे हम बोलते हैं 2007 का, यहाँ के बाद 2011 में फिर से इनको अपने नॉर्म्स रिवाइज करने पड़े और 2011 में इन्होंने तीसरी बार दिए। इसीलिए जो अभी जो नॉर्म्स चलते हैं उन्हें बोला जाता है बेसल 3 नॉर्म्स। क्या बोला जाता है? बेसल 3 नॉर्म्स। क्लियर है इतनी चीज? क्यों बोला जाता है 3? क्योंकि थर्ड टाइम इन्होंने नॉर्म्स दिए। क्यों दिए हैं? बेसल नाम कहां से है वो भी पता लगा। कौन दे रहा है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बेसल में है। ठीक है, इतनी चीजें हमें पता लगी। और ये बेसिकली जब बेसल नॉर्म्स हैं, ये बेसिकली 4 चीजों को कवर करती हैं। क्या क्या? सबसे पहले तो बेसिकली अगर हम देखें तो कैपिटल, फिर लेवरेज, फंडिंग और लिक्विडिटी। इन 4 चीजों को, इन 4 पैरामीटर्स के ऊपर, इन 4 पैरामीटर्स को कवर करते हुए ये अपने रेशियोज बताती है कि कम से कम इतना होना चाहिए और उसी हिसाब से सभी बैंक को बोला, सभी कंट्रीज को बोला जाता है कि आप अपने यहाँ पे इनको इंप्लीमेंट कीजिए ताकि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। आरबीआई इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है 2013 से, 2013 से, लेकिन अभी तक पूरी तरह इंप्लीमेंट हुआ नहीं है। कोरोना काल में फिर से इसको धीरे धीरे किसी न किसी कारण से इसको पोस्टपोन किया जा रहा है। अभी रिसेंटली कोरोना काल में इसे फिर से पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी इसकी जो डेडलाइन रखी गई है वो रखी गई है जनवरी 2023 कि जनवरी 2023 तक हम बेसल 3 नॉर्म्स को कंप्लीटली हमारे यहाँ पे इंडिया में लागू कर देंगे। तो अभी रिसेंटली की हमारी जो डेडलाइन है वो ये है। अब ये बेसल 3 नॉर्म्स क्या है उसको जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि जो बैंक का जो कैपिटल होता है वो बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, जिसको हम बोलते हैं टीयर 1 कैपिटल और टीयर 2 कैपिटल। हालांकि बहुत ज्यादा अगर हम देखें कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी हमारे लिए जानना जरूरी है टीयर 1 कैपिटल क्या है, टीयर 2 कैपिटल क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनके वर्ड्स को है ना, जब हम नॉर्म्स पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये वर्ड आपको दिखाई देंगे तो वहां आपको परेशान करेंगे कि ये टीयर 1 कैपिटल कौन सा और टीयर 2 कैपिटल कौन सा है। तो कैपिटल क्या है? बेसिकली कैपिटल जो बैंक जो है पैसा अर्न कर रहा है, बैंक के पास जो पैसा है उसको हम कैपिटल बोल रहे हैं, जिसको वो अपने बिजनेस में लगा सकता है। वो पैसा जो बिजनेस में लगा सकता है, जो बैंक अर्न कर रहा है, जो बैंक का पैसा है, उसको हम उसका कैपिटल बोल सकते हैं। तो लेकिन ये आ कहां से रहा है? बेसिकली आ कहां से रहा है? तो 2 तरह के लोन हमें दिखाई देंगे। एक वो लोन जो गुड क्वालिटी के, एक वो लोन जो गुड क्वालिटी के हैं जहां से हमें कंफर्म है कि यहां से पैसा आएगा ही आएगा, या फिर वो एरियाज जहां से हमें कंफर्म है कि कभी कभी भी कुछ हो यहां से हम पैसा तभी निकाल सकते हैं, वो हमारा टीयर 1 कैपिटल है। वो एरिया जहां पे बैंक को ये लगता है कि जब भी मुझे कोई रिस्क होगा मैं यहां से फटाक से पैसे उठा के ला सकता हूं, उस कैपिटल को इसने बोला टीयर 1। और वो एरिया जहां से रिस्क रहता है कि वहां से पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, वो है टीयर 2 कैपिटल। थोड़ा सा और डिफरेंस देख लेते हैं। टीयर 1 कैपिटल में अगर हम देखें तो वो सारे लोन आ जाएंगे जिनका भरोसा है कि ये हमें कभी मिल जाएंगे या फिर कभी हम इसको वापस ले सकते हैं। टीयर 2 कैपिटल में वो सारे लोन्स आ जाएंगे जिनके ऊपर रिस्क है कि ये वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, यहां से मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा टीयर 2 कैपिटल हुआ। अब उसके बाद एक और देख लेते हैं।
इनमें क्या अंतर है कि टीयर 1 कैपिटल वो है जो बैंकों का, जो बेसिकली अकाउंट स्टेटमेंट होती है, बैंकों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है उसमें क्लियरली मेंशन होते हैं कि यहां से ये पैसा आया है, यहां से ये पैसा आया है, यहां ये गया है, तो उस कैपिटल को हम बोल रहे हैं टीयर 1 कैपिटल। और ये कहीं ना कहीं अनडिस्क्लोज्ड होते हैं, इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता, ये अनसिक्योर्ड होते हैं, अनडिस्क्लोज्ड होंगे, अनसिक्योर्ड होंगे, वो टीयर 2 कैपिटल होगा। तो बेसिकली अगर हम देखें तो गुड क्वालिटी का कैपिटल हमारा टीयर 1 में है, बैड क्वालिटी का कैपिटल हमारा टीयर 2 में है। तो अगर हम मोटे मोटे तौर पे इसको जानने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं अगर हम रिस्क की बात करें तो हमारा रिस्क यहां इन्वॉल्व है, वहां नहीं है, इतना हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। अब इसी से रिलेटेड ही हम आगे चीजें देखेंगे, आपको इससे ज्यादा इसके बारे में पता करने की जरूरत भी नहीं होगी, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। तो बेसिकली ये जो 4 पैरामीटर बताए, 4 पैरामीटर बताए बेसल 3 ने कि उनको कवर करेंगे, तो क्या क्या 4 पैरामीटर्स हैं। तो सबसे पहले हमें कैपिटल दिखाई देगा, तो कैपिटल के हिसाब से जो रेशो दिया उन्होंने उसको बोला कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। क्या बोला? कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। और इसी का दूसरा नाम है, जिससे बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि ये क्या आ गया नया चीज। ठीक है, तो इसी का दूसरा नाम है CRAR। क्या है इसी का दूसरा नाम? CRAR। और CRAR क्या है? कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशो। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशो। अब बेसिकली ये दिखा क्या रहा है कि टोटल बैंक का कैपिटल कितना है, टीयर 1 प्लस टीयर 2, उसमें से रिस्क वेटेड एसेट कितने हैं। अब एसेट क्या है? जो बैंक ने लोन दिए हुए। अब रिस्क वेटेड एसेट क्या होंगे? जिनके आने में रिस्क है कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो उनमें से टोटल कैपिटल बैंक का कितना है, उसमें से इतना के कितना रुपया है जो बैंक ने ऐसे लोगों को दिया हुआ जहां से आने की संभावनाएं कम है। तो यहां पे इसने बोला कि इस तरह का अगर हम रेशो देखें, उस हिसाब से हमारे पास कैपिटल मिनिमम 9% बना रहना चाहिए। ये बेसल ने नहीं बोला, ये 9% इंडिया का है। इंडिया में आरबीआई ने बोला कि हमारे पास 9% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होना चाहिए, कि जितना हमने रिस्क दिया है, जितना भी अगर हम देखें कि जितना हमारा रिस्की वेटेड एसेट्स हैं, उसके मुकाबले हमारे पास 9% हमारे पास कैपिटल पड़ा होना चाहिए। क्लियर है? कहां पे? टीयर 1 और टीयर 2 दोनों का मिला के, इतना हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अब उसके बाद अगर हम देखें, अगला आया था हमारा लेवरेज। तो लेवरेज में अगर हम देखें तो बैंक की स्टेबिलिटी पता लगती है कि बैंक की कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी चल रही है, कि बैंक ज्यादा उधार पे तो नहीं चल रहा। ये बेसिकली अगर हम देखें तो बैंक का हमें ये फाइनेंशियल पोजीशन पता लगेगी कि बैंक सारा उधार पे तो नहीं चल रहा, बैंक का खुद का भी कुछ कैपिटल है कि नहीं है, बैंक के पैसे आने का सोर्स क्या है, ये सारी चीजें हमें लेवरेज से पता लगती हैं। और इसके रेशियोज अगर हम देखें तो बेसिकली डेट टू इक्विटी रेशियो उनमें से एक है, और उसमें से अगर हम देखने की कोशिश करें, ये इसके अलग अलग रेशियोज आपको दिखाई देंगे, जहां के डेट टू इक्विटी रेशियो दिखाई देगा, डेट टू कैपिटल रेशियो दिखाई देगा, डेट टू एसेट रेशियो दिखाई देगा, कि कितना एसेट है उसके मुकाबले कितना उधार दिया हुआ है, कितना कैपिटल है उसके मुकाबले कितना उधार दिया हुआ है, कितना इक्विटी से पैसा आया है और कितना उधार दिया हुआ है। एग्जाम्पल से भी समझाया हुआ है, आप इसको देख भी सकते हैं। अगर मान लो इक्विटी $800 है, डेट $200 है, एसेट 500 है, तो यहीं पे वैल्यूज रखनी आपका आ जाएगा और आपको इसमें पता लग जाएगा। और टोटल कैपिटल जो मैं अभी तक बोल रहा था कि बैंक का जो कैपिटल है वो कैपिटल क्या होता है, तो कैपिटल बेसिकली अगर हम देखें तो इसके इक्विटी और डेट को मिला के बोलते हैं। अब आप बोलेंगे इक्विटी क्या होती है, इक्विटी क्या होती है? तो इक्विटी को भी अगर हम समझने की कोशिश करें तो इक्विटी वो एरिया है जहां पे बैंक अपने शेयर बेच के उस पैसे को लाने की कोशिश कर रहा है। बैंकों में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बेसिकली अगर मैं सीधी सी बात करूं, बहुत आसानी से इसको समझने की चीज करूं, तो बैंकों में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसको हम कहीं ना कहीं इक्विटी बोल सकते हैं एक तरीके से, कि बैंक में किसी ने इन्वेस्ट किया है और वो बैंक का शेयर होल्डर बन रहा है, कहीं ना कहीं क्या बन रहा है, बैंक का कहीं ना कहीं शेयर होल्डर बन रहा है। बैंक में इन्वेस्टमेंट जो भी आया है
उसको बहुत जनरलाइज्ड उसको उसमें देखते हैं इसको, क्योंकि इसमें हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे क्या है, क्योंकि अगर मैं इसमें डीप में गया तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, ठीक है, जहां पे हमें डेट पढ़ना पड़ेगा, डेट के टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे, डिबेंचर पढ़ना पड़ेगा, क्या होता है, बहुत सारा, मतलब बहुत डीप में हम जा सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ इसको लेमन लैंग्वेज में, बहुत इजी लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करते हैं कि बैंक के पास जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी है, और उसके अलावा बैंक ने जो उधार लिया है वो उसका डेट है। इन दोनों को मिला के कहीं ना कहीं बैंक के पास पैसा आया है जिसको वो यूज करेगा अपने इन्वेस्टमेंट में, अपने बेसिकली बिजनेस को बढ़ाने में, तो उसको हमने कैपिटल बोला। तो इक्विटी और डेट को मिला के हम कैपिटल बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैपिटल है, कितना कैपिटल होना चाहिए वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बताएगा कि बैंकों के पास कितना होना चाहिए। तो लेवरेज में बेसिकली ये 3 रेशियोज आते हैं, डेट टू इक्विटी, डेट टू कैपिटल और डेट टू एसेट रेशियो। इससे ज्यादा आपको इसके बारे में जानने की जरूरत है नहीं। और उसके बाद अगर हम देखें, तीसरा हमने लिक्विडिटी के बात की थी। जब हम 4 पैरामीटर देख रहे थे तो हमने किस किस की बात की, सबसे पहले कैपिटल की बात की, वो हमने देखा, लेवरेज की बात की, वो हमने देखा, तीसरा लिक्विडिटी की बात की थी। तो लिक्विडिटी का हमारा आ जाता है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। तो बेसिकली क्या है, इससे क्या कहना चाहता है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो कितना होना चाहिए, ये कैसे बताना चाह रहा है। तो इसमें बताना चाह रहा है, इसमें बोला गया कि अगर मान लो बैंक पूरी तरीके से फेल होने की कगार पे आ जाए, यानी वो कंडीशन आ जाए जहां पे बैंक रन की कंडीशन हो सकती है। बैंक रन क्या होता है, तो बेसिकली जहां पे बैंक भागने की कोशिश करेगा, ताला लगा के भागने की कोशिश करेगा, आप समझ सकते हैं कि वो कंडीशन क्या होगी। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं बैंक रन, ठीक है। तो बैंक रन कंडीशन में, बैंक रन यानी कि उस कंडीशन में जब बहुत ही खराब हालत हो चुकी है बैंक की, उस कंडीशन में भी बैंक को 30 दिन तक चलाया जा सके। कितने दिन तक? 30 दिन तक उसे चलाया जा सके, इतनी लिक्विडिटी बैंक के पास होनी चाहिए। यह है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, कि जब भी सिचुएशन बहुत खराब हो, उस कंडीशन में 30 दिन चलाने के लिए, बैंक को 30 दिन तक रन करने के लिए जितना पैसा चाहिए वो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो बताता है। क्लियर है? अब उसके बाद एक और उसने बताया, चौथा पैरामीटर था हमारा फंडिंग का, कि कितनी फंडिंग होनी चाहिए। तो ये हमने पता लगेगा नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो से, कि उतनी फंडिंग मिनिमम चलती रहनी चाहिए कि जिस स्टेबल फंडिंग के साथ, उस स्टेबल फंडिंग के साथ हम 1 साल तक सस्टेन कर सकें। कितने साल तक? 1 साल तक सस्टेन कर सकें। 1 साल तक हम सस्टेन कर सकें। इसको कहां से देखा, तो अमाउंट ऑफ अवेलेबल स्टेबल फंडिंग रेशियो टू अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग रेशियो, कि हमारे पास अवेलेबल कितनी है लेकिन चाहिए कितनी है, कि हमें इतनी फंडिंग चाहिए है 1 साल तक लगातार, ताकि हम 1 साल तक हम क्या कर सकें, 1 साल तक बैंक को चला सकें। लेकिन हमारे पास आ कितनी रही है, तो उस रेशियो को जब हम देखेंगे, चाहिए कितनी और आ कितनी रही है, उसको रेशियो को देखेंगे, वो हमारा हो जाएगा नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। क्लियर है? कुछ मुश्किल थे? नहीं थे। बहुत इजी लैंग्वेज में अगर हम समझें तो ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। तो ये बेसिकली बेसल नॉर्म्स के हमारे क्राइटेरियाज थे, और उसमें बेसिकली हमें एक चीज और जो पूछी जाती है और पूछी गई है, ये एग्जाम में पूछ लिया था, ये एग्जाम में पूछा गया है कि ये जो नॉर्म्स हैं, बेसल नॉर्म्स में है, ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बोला, लेवरेज रेशियोज बोला, और उसके बाद हमने समझने की कोशिश की लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या होता है, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो क्या होता है, ये डिसाइड कौन करेगा किसी भी कंट्री के लिए। तो बेसल नॉर्म्स ने एक स्टैंडर्ड बताया है कि इतना मिनिमम होना चाहिए, उसके बाद हर कंट्री अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपनी इकोनॉमी के हिसाब से उसको सेट कर सकता है। तो ये कंट्री के सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी हो जाती है। जैसे इंडिया में अगर हम बात करें तो आरबीआई की ये जिम्मेदारी है कि कितने ये रेशियोज होने चाहिए जो बैंक को मेंटेन करने हैं। तो ये जरूरी नहीं है जो बैंक बेसल बताएगा वो हो, आरबीआई अपने हिसाब से इसको डिसाइड कर सकता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि आरबीआई ने बेसल नॉर्म से हायर साइड जाके अपने रेशियोज रखे हुए हैं, ताकि यहां पे बहुत ज्यादा मजबूत एक सिस्टम खड़ा हो सके। हमारे अगर हम देखें तो बेसल नॉर्म से हायर साइड पे सारे रेशियोज आरबीआई रखवाता है सभी बैंक से। ठीक है, तो ये चीज आपको बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ये बेसल नॉर्म्स किसी भी कंट्री के लिए कौन डिसाइड करेगा। क्या जो बेसिकली बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है वो खुद करेगा, या वहां का सेंट्रल बैंक करेगा, या अलग अलग बैंक अपने हिसाब से करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए आरबीआई डिसाइड करेगा, सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा किसी भी कंट्री का कि उस कंट्री में कितने रेशियोज, किस रेशियो के हिसाब से ये सारे नॉर्म्स फॉलो किए जाएंगे। क्लियर है? तो आपको पीसीए फ्रेमवर्क पूरा समझ में आया। अब पीसीए फ्रेमवर्क जब समझ में आया है तो
जब पीसीएफ फ्रेमवर्क हमें समझ में आया तो उसमें हमने हमने सेकंड चीज जो थी कैपिटल रेशो, वो तो हमने देखे, लेकिन फर्स्ट जो हमारा एसेट क्वालिटी था, तो एसेट क्वालिटी क्या बता रहा था, आपके बैड लोन या फिर एनपीए को बता रहा था। तो ये बैड लोन क्या होते हैं, एनपीए क्या होते हैं, ये भी समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि ये है क्या चीज। तो बेसिकली हमने न्यूज़पेपर में बहुत पढ़ा कि एनपीए 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 एनपीए, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये है क्या चीज, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते क्या हैं, ये तो हमें पता ही नहीं है, तो उसे भी हम जान लेते हैं और एग्जाम में पूछा जाता है कि एनपीए क्या है। ठीक है, तो क्या है एनपीए, तो सबसे पहले एसेट। एसेट क्या थे, जो बैंकों ने लोन दिया हुआ है, जो बैंकों के पास वापस आएंगे, वो एसेट हैं। तो ये एसेट अगर हम देखें तो अलग अलग तरह के आपको दिखाई देंगे। सबसे पहला होगा स्टैंडर्ड एसेट। तो स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है, जैसे कहीं पे भी अगर हम कोई स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं, यानी जो नॉर्मल चल रहा है वो एक स्टैंडर्ड है। जो कोई भी चीज नॉर्मल कहीं पे भी चल रही है तो वो वहां का स्टैंडर्ड है। तो बैंक में जो लोन दिए हुए हैं, जो दिए हुए हैं और जो आ रहे हैं, यानी जिनमें कोई कमी नहीं है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारे लोन्स जो बैंक ने दिए हुए हैं, जिनमें कोई कमी नहीं है, जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो स्टैंडर्ड एसेट है। लेकिन जिनमें प्रॉब्लम है उनके अलग अलग नाम हो जाते हैं। जैसे अब बैंक ने तो पैसे दे दिए, अब बैंक को क्या क्या मिलना है, बैंक को एक तो प्रिंसिपल अमाउंट मिलना है, ठीक है, और दूसरा क्या मिलना है, दूसरा इंटरेस्ट मिलना है। बैंक को ये दो चीजें मिलेंगी, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा, एक इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन इनमें दिक्कत हो जाए आने में कि ये कितना मिलना चाहिए कितना नहीं मिलना चाहिए, तो वहां से हमारी टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए, जब 90 दिन तक हर महीने ईएमआई जाती है, हर महीने ईएमआई जाती है, हर महीने जमा करनी पड़ती है, अगर हर महीने जमा हो रही है तो वो स्टैंडर्ड एसेट है। लेकिन 90 दिन तक, यानी कि 3 महीने, दिन याद रखना यहां पे, 90 दिन तक ना तो प्रिंसिपल अमाउंट आया ना इंटरेस्ट आया, तो उस लोन को हम बोलते हैं एनपीए। तो एनपीए समझ में आया क्या है, वो लोन जिसमें ना तो हमने प्रिंसिपल अमाउंट दिया ना ही हमने इंटरेस्ट अमाउंट दिया, तो उस लोन को 90 दिन तक अगर किसी ने कोई पेमेंट नहीं की है तो उसी लोन को हम बोल देते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। हालांकि इससे पहले भी कुछ होते हैं जो आरबीआई ने डिसाइड किए हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं एसएमए। क्या बोलते हैं, एसएमए, या फिर स्पेशल मेंशन अकाउंट। स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो 4 तरह के स्पेशल मेंशन अकाउंट है। उतना डीप में नहीं जाऊंगा। तो बेसिकली ये डेज में ही डिफरेंस आता है कि 1 से लेके 30 तक जिसने नहीं किया वो 0, 30 से 60 तक नहीं किया 1, और उसके बाद अगर हम देखें 60 से 90 वाला हमारा, इस तरह से हमारे 1 2 3 करके नंबर चले हुए हैं। क्लियर है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, 1 से 30, 30 से 60 और 60 से 90 वाले हमारे अलग अलग स्पेशल मेंशन अकाउंट हो जाते हैं। लेकिन 90 दिन तक भी किसी ने जमा नहीं किया, उस दिन से 91वें दिन से उसी लोन को हम एनपीए बोलना शुरू कर देते हैं। समझ में एनपीए क्या होता है, 91वें दिन से हम उसको क्या बोल देते हैं, एनपीए बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना कि एनपीए हमने नॉर्मल लोन्स के लिए बोला, किसी ने फार्म लोन लिया है, कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए लोन लिया है, तो उसमें एनपीए किसको बोलेंगे, ये बेसिकली नीचे हो गया, ये यहां होना चाहिए था इसके सामने। फार्म लोन्स में, एग्रीकल्चर लोन में कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि एनपीए हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ध्यान रखना, अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, कोई भी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, 3 महीने टाइप की जो क्रॉप होती है, अगर उस क्रॉप में लगातार 2 क्रॉप सीजन तक अगर किसी ने अपने पैसे वापस नहीं किए तो एनपीए बोलेंगे। वहीं पे अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, जो बेसिकली लंबे टाइम तक हमारी क्रॉप आती है, हार्वेस्टिंग होती है, तो बेसिकली वहां पे उसको क्या बोलेंगे, पूरे 1 क्रॉप सीजन तक, यानी कि एक क्रॉप का जो पूरा सीजन होता है, अगर उस पूरे सीजन में उसने नहीं दिए तब उसे एनपीए बोलेंगे। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एग्रीकल्चर के मामले में इसका थोड़ा सा क्राइटेरिया डिफरेंट हो जाता है। और शॉर्ट ड्यूरेशन है तो 2 क्रॉप सीजन में जमा नहीं किए तो एनपीए हो जाएगा, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो 1 क्रॉप सीजन में जमा नहीं किए तो एनपीए हो जाएगा। और दिन के हिसाब से देखें तो 90 दिन तक अगर नहीं किए तो 91वें दिन से हम उसे बैड लोन या फिर एनपीए काउंट करेंगे। वहीं पे अगर कोई भी लोन जो एनपीए बना हुआ है पिछले 12 महीने से, पिछले 12 महीने से, 91वें दिन से तो एनपीए बोल दिया, लेकिन जिस दिन से हमने उसे एनपीए बोला है, 1 साल हमें उसे एनपीए बोलते हुए हो गए, तो 1 साल के बाद यानी कि 12 महीने के बाद उसे हम सब स्टैंडर्ड एसेट बोलना शुरू कर देंगे। और वही सब स्टैंडर्ड एसेट जब उसे 1 साल तक सब स्टैंडर्ड बने हुए हो गए, तब उसे हम बोलेंगे डाउटफुल एसेट, कि अब तो इस पे डाउट है ये वापस आएगा कि नहीं आएगा।
क्लियर है? इतनी चीजें पता होगी। अब इसके अलावा दो टर्म और हमें पता होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एक तो लोन राइट ऑफ और एक रिस्ट्रक्चर्ड लोन। ये क्या क्या होते हैं? राइट ऑफ लोन क्या होता है? बेसिकली आपको दो वर्ड्स आपको दिखाई देंगे। क्या वर्ड दिखाई देंगे? तो आपको एक तो पहले दिखाई देगा राइट ऑफ, और दूसरा दिखाई देगा वेव ऑफ। इन दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए कि राइट ऑफ क्या होता है और वेव ऑफ क्या होता है। तो बेसिकली इसको समझने के लिए हम दो बंदे बनाते हैं। यहां पे हम बनाएंगे बैंक, ये तो हो गया बैंक, और ये हो गया हमारा कोई भी बंदा। ठीक है, यहां पे भी हम यही बना लेते हैं बैंक, और यहां पे वही जिसने लोन लिया हुआ है। अब बेसिकली हो क्या रहा है, जब हम बोलते हैं कि हमने लोन वेव ऑफ कर दिया, जब भी सरकार ये बोलती है, सरकार कई बार बोलती है कि हमने फार्म लोन वेव ऑफ कर दिया, तो उस केस में क्या है, जब भी सरकार बोल रही है कि लोन वेव ऑफ कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसने अपना पूरा लोन चुका दिया है, इसका लोन खत्म हो गया है। अब बैंक का इससे कोई रिलेशन नहीं है। अब बैंक का इससे कोई रिलेशन नहीं है, बैंक इसके पास लोन मांगने नहीं जाएगा इन केस ऑफ वेव ऑफ। लेकिन जब हम राइट ऑफ वर्ड यूज करते हैं, तो राइट ऑफ वर्ड का मीनिंग क्या हुआ कि जब बैंक अपनी अकाउंटिंग को सुधारने के लिए, अपने रजिस्टर को सुधारने के लिए, जहां पे यहां पे लिखा है कैपिटल होगा, यहां पे हमारे लोन है, बैड लोन पे बैड लोन दिखाई दे रहे हैं, यहां पे कोई आके ये ना बोल दे तुम्हारा बैंक तो बहुत खराब है, इतने तुम्हारे बैड लोन चल रहे हैं। तो इसीलिए इस रजिस्टर से नाम काटने के लिए, इस रजिस्टर से नाम काटने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इसको हम बोलेंगे कि ये हमने राइट ऑफ किया है। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि बैंक का इससे रिलेशन बना रहेगा, बैंक फिर भी ट्राई करता रहेगा। क्या ट्राई करता रहेगा? इससे लोन लेना ट्राई करता रहेगा, इससे इसका रिलेशन नहीं टूटा है। बैंक क्या ट्राई करेगा कि इससे मुझे लोन मिल जाए, ये ट्राई हमेशा बनी रहेगी। क्लियर है? ये दो चीजें आपको पता होना चाहिए, इन दोनों में अंतर पता होना चाहिए कि इसका बैंक से रिलेशन अभी बंद नहीं हुआ है जब तक ये लोन जमा ना हो जाए। इन्होंने सिर्फ अकाउंटिंग पर्पस के लिए अपने रजिस्टर से इसका नाम हटा दिया कि ये हम रजिस्टर में ना दिखाई दे इसका लोन, इसका इस रजिस्टर से हटा के कहीं और लिख देंगे, लेकिन इससे मांगने की कोशिश करते रहेंगे कि राइट ऑफ है, वेव ऑफ में मतलब कंप्लीट माफी मिल गई है। तो यहां पे लोन राइट ऑफ एक कंडीशन। दूसरा क्या हो गया? रिस्ट्रक्चर्ड लोन। रिस्ट्रक्चर्ड लोन क्या होते हैं? जिसमें लोन को रिस्ट्रक्चर किया गया है। कोई एक ऐसा बंदा जो लोन पे नहीं कर पा रहा है, उसके कई रीजन हो सकते हैं। क्या रीजन हो सकते हैं? या तो उसे लग रही हो कि ईएमआई बहुत ज्यादा है, अब उसकी इनकम 5,000 है, ईएमआई 10,000 है, कैसे पे करेगा? नहीं कर पाएगा। तो बैंक क्या बोलेगी? बैंक बोलेगी ठीक है, तुम एक काम करो, तुम्हारी इनकम 5,000 है, तुम सिर्फ 2,500 रुपए दो हर महीने। तो ये क्या हुआ? रिस्ट्रक्चरिंग हुई, हमने लोन को रिस्ट्रक्चर कर दिया, कि हमने ईएमआई में चेंज कर दिया। या फिर अगर हम बोले कि 5 साल के लिए नहीं, तुम 10 साल में दे देना, कोई बात नहीं इस लोन को, ये रिस्ट्रक्चरिंग है। या फिर तीसरा तरीका अगर हम देखें कि किसी के ऊपर 10% इंटरेस्ट लग रहा है लोन पे, वो बोलेगा नहीं ऐसे तो मैं इंटरेस्ट ही चुकाता रह जाऊंगा, मेरे बस की नहीं भरना। तो बैंक बोलेगी ठीक है, तुम 10% मत दो, तुम 7% दे देना हमें। तो जो इंटरेस्ट परसेंट में चेंज किया, ये भी रिस्ट्रक्चर्ड लोन है। तो रिस्ट्रक्चर में क्या है, कहीं ना कहीं हम लोन में चेंज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें यहां भी डर है कि ये लोन आएगा नहीं अगर इसे चेंज नहीं करेंगे। तो बेसिकली अगर हम देखें तो कौन कौन से लोन हुए? सबसे पहले तो एनपीए हुआ, जहां डर है। एनपीए के बाद सब स्टैंडर्ड और वो सारे इसी में आ जाएंगे। कहीं ना कहीं एनपीए तो वो है ही, है ना, एनपीए के बाद ही उसका बड़ा नाम हमने दिया है, लेकिन एनपीए तो फिर भी है। तो एनपीए हुए, प्लस उसके बाद जो राइट ऑफ लोन है, जो राइट ऑफ किए हैं हमने अकाउंटिंग पर्पज से राइट ऑफ किए हैं, मांगना बंद नहीं किया क्योंकि वो लोन पूरा नहीं हुआ है, लोन हमें फिर भी वो बैंक की तरफ से तो पैसे गए हुए वो वापस लेने हैं। और तीसरा जो रिस्ट्रक्चर्ड लोन है, यहां पे भी डाउट है कि ये आएगा कि नहीं आएगा, तो तीसरा रिस्ट्रक्चर्ड लोन हो गया। इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं स्ट्रेस्ड एसेट। स्ट्रेस्ड एसेट, आदमी बैंक क्या बोलेगा कि ये हमारे सिरदर्द बने हुए हैं, स्ट्रेस का कारण बने हुए हैं, तो ये क्या हुए? स्ट्रेस्ड एसेट हुए। ये तीनों मिला के एनपीए हमारा बेसिकली राइट ऑफ वाले लोन, और उसके बाद रिस्ट्रक्चर्ड लोन, इन तीनों को मिला के हम स्ट्रेस्ड लोन बोलते हैं। इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब ये स्ट्रेस्ड लोन है तो इसके ऊपर रिकवरी की भी बात चलनी चाहिए कि इनको रिकवर कैसे किया जाए।
कोई भी जब हम देखें तो वो एनपीए बन रहा है तो उसको रिकवर कैसे करें, तो रिकवरी की भी बात की जानी चाहिए। तो रिकवरी के लिए हमने बेसिकली दो चीजें अपनाई। तो बेसिकली अगर हम देखें तो यहां पे हमें क्या दिखाई देगा, एक क्रोनोलॉजी समझना, ताकि आपको इजी हो जाए आगे जो मैं बात बोलने वाला हूं कि जब ये स्ट्रेस्ड एसेट है तो बैंक इनको रिकवर करने की कोशिश करेगी। तो रिकवरी के लिए क्या क्या तरीके अपनाए, तो बेसिकली अगर हम देखें, जब सबसे पहले हमने शुरू किया इसको डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बना के, कि हम एक डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाते हैं, कोई भी आया तो इस ट्रिब्यूनल में जाएंगे, केस करेंगे, पैसा ले आएंगे, उसको हराएंगे, पैसा ले आएंगे। तीसरा बोल रहा हूं, दूसरा क्या किया कि इसी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया, इसको स्ट्रॉन्ग किया। कैसे स्ट्रॉन्ग किया, एक एक्ट लाके, ये तो ऐसे ही बना दिया हमने डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, कोई एक्ट नहीं लाए, लेकिन इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ा एक एक्ट लाके, उसको हमने बोला सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट कब आया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है 2002 में, ठीक है। तो 2002 में सरफेसी एक्ट आया डीआरटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारे जितना भी अगर हम कहें जिसने लोन लिया हुआ है उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए क्या आया, सरफेसी एक्ट, ताकि रिकवरी हो सके लोन की। और तीसरा हम बोले हैं कि सरफेसी एक्ट से भी जब काम नहीं चला तो उसके बाद हम तीसरा लेके आए आईबीसी, जिसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये कब आया, 2016 में। इनके ईयर बड़े इंपॉर्टेंट हैं स्टेट पीएससी के लिए, ठीक है। स्टेट पीएससी इनके ईयर बड़े पूछती है कि ये कब आए कब नहीं आए, तो इसमें ध्यान रखना। स्टेट जो बेसिकली अगर हम देखें पब्लिक सर्विस कमीशन जितने भी हैं, प्रोविंशियल सर्विस कमीशन जिसे हम बोलते हैं, या फिर पीसीएस भी इसे बोलते हैं, उनके लिए इनकी डेट बड़ी जरूरी होती है। तो ये क्रोनोलॉजी आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए कि रिकवरी के लिए क्या क्या आया। सबसे पहले डीआरटी आया, उसी डीआरटी को मजबूत करने के लिए सरफेसी एक्ट आया 2002 में, और उसके बाद इससे भी बात नहीं बनी तो हम क्या लेके आए, आईबीसी आए। इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये हमें समझना है, और ये हम आज के लेक्चर में समझ के जाएंगे, ताकि हमारे पास ये दोनों चीजें बेसिकली इंपॉर्टेंट है, सरफेसी और आईबीसी, ये दोनों चीजें हमारे दिमाग में क्लियर हो जाएं कि क्या है ये। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले डीआरटी से। तो सबसे पहले क्या हुआ, इन दो कमेटीज का भी पूछा जाता है कि जब कमेटीज की सीक्वेंसिंग आती है, कमेटी कब आई थी। ये दो कमेटी भी हमारे एग्जाम पर्पज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, नरसिम्हम वन कमेटी और नरसिम्हम बेसिकली हम देखें तो कमेटी नंबर 2। एक ही बंदे ने दो कमेटियां बनाई, पहले 91 में और दूसरी अगर हम देखें 98 में, और इन्होंने ही बैंकिंग में सुधार के बहुत सारे दिए। इनके तो इस कमेटी के मैं किसी और लेक्चर में आपके लिए लेके आऊंगा कि इसने क्या क्या सुधार दिए, ठीक है। इसके सुधारों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसने क्या क्या हमको सजेशन दिए थे, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे किसी और में। आज हम सरफेसी और आईबीसी तक अपने लेक्चर को रखते हैं। उसके बाद हमें बैड बैंक की भी बात करनी है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आजकल। तो ये नरसिम्हम वन कमेटी आई बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के लिए। इसमें इन्होंने बोला कि हम बनाएंगे एक डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। क्या बनाएंगे, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। कि यहां पे हो क्या रहा था, लोग लोन ले रहे थे लेकिन जमा नहीं कर रहे थे। जब भी उसकी जब सिक्योरिटी में हम कुछ रखवा लेते हैं कि आप ये सिक्योरिटी रख के जाओ, ये आप मॉर्टगेज रख के जाओ कि जब भी आप लोन नहीं दोगे तो हम इस प्रॉपर्टी को अटैच कर लेंगे। आज भी ये होता है। तो यहाँ पे भी यही किया कि यहाँ पे जब भी उनके घर जाते उसको प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए वो कोर्ट जाके उसके ऊपर स्टे ऑर्डर ले आते। तो कहीं ना कहीं कोर्ट बीच में अड़ंगा डाल रहा था उस प्रॉपर्टी को अटैच करने में। इसीलिए इसने बोला कि इस तरह का कोई ट्रिब्यूनल बना लो ताकि ये बोल सके कि यहाँ पे कोर्ट का ऑर्डर नहीं चलेगा, ताकि कोर्ट को ये एक मैसेज ये चला जाए कि हम इस कोर्ट के थ्रू डील करते हैं, उस कोर्ट के थ्रू डील नहीं कर रहे। तो जब भी कोई भी आएगा तो इस कोर्ट के थ्रू अप्रोच करे, डायरेक्ट वहां अप्रोच नहीं कर सकता। तो इन्होंने क्या बनाया, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाया। लेकिन इसके पास लीगल पावर नहीं है, सिर्फ एक कमेटी ने बोल दिया और बना दिया, उससे लीगल पावर ज्यादा मजबूत नहीं आती। इसको थोड़ी सी और मजबूती देने के लिए, क्योंकि देखा कि अभी भी यह सिस्टम फेल हो रहा है, तो इसको थोड़ी सी और मजबूती देने के लिए इसको लीगल पावर दी गई। और थोड़ी सी पावर कब दी जाती है, जब उसको हम एक्ट के रूप में लेके आते हैं। तो हमने एक एक्ट बनाया जिसको हम बोलते हैं सरफेसी एक्ट, जिसको हम बोलते हैं सरफेसी एक्ट। तो हमें समझना है कि जिसको हम बोलते हैं सरफेसी एक्ट, ये सरफेसी एक्ट की क्या फुल फॉर्म है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ
फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 इन्होंने क्या किया, इस डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को पावर्स दी। इस एक्ट से इसको पावर मिली कि हाँ इसने भी जो बात कही है उसकी भी कुछ पावर है, उसमें भी कुछ दम है। और इसीलिए अगर हम देखें इस एक्ट में क्या क्या बात की गई, तो इस एक्ट में क्या क्या बात की गई कि यहाँ पे जो भी लेंडर है, जो भी उधार देने वाला है, वो जो भी उसने सिक्योरिटी में प्रॉपर्टी रखी है उसको वो अटैच कर सकता है। क्या कर सकता है? अटैच कर सकता है मोर्टगेज्ड प्रॉपर्टी को। इस मोर्टगेज का भी मीनिंग पूछ लिया था एक एग्जाम ने, एक पीएससी ने, स्टेट पीएससी ने, कि मोर्टगेज का मीनिंग क्या होता है। तो मोर्टगेज क्या होता है? बेसिकली वो बेसिकली प्रॉपर्टी या फिर वो कैपिटल जो उन्होंने सिक्योरिटी के तौर पे बैंक पे रखा होता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए कि मोर्टगेज क्या होता है। तो मोर्टगेज एसेट जो उन्होंने रखा हुआ है एज ए सिक्योरिटी बैंक के पास कि हम पैसे नहीं दें तो आप इसको अटैच कर लेना, तो इन्होंने क्या बोला कि लेंडर कैन अटैच। इसमें पावर मिल गई अब कि कोई भी बैंक अब इसको डायरेक्टली अपने पास अटैच कर सकता है और उसको सेल ऑफ कर सकता है। ठीक है, देन उसके बाद वो क्या क्या कर सकते हैं, जब लोन रीपे नहीं हो रहा तब उस केस में कर सकता है। और क्या कर सकते हैं, वो कोई कंपनी है तो उस कंपनी को क्या कर सकते हैं, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चेंज कर सकते हैं कि तुमसे कंपनी चल नहीं रही है, तुमसे लोन नहीं पे किया जाएगा, किसी एफिशिएंट डायरेक्टर को बैठा सकते हैं वहां पे, तो कि ताकि वो उस कंपनी को चला के लोन रीपे कर सके। ठीक है, ऑक्शन भी कर सकते हैं, ये एसेट को अटैच करके उसका ऑक्शन कर सकते हैं, बेच सकते हैं कहीं पे भी, और या फिर इसी एसेट को वो किसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को भी बेच सकते हैं। ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है, इसको हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो अभी सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि इसी एसेट को हम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को भी वो बेच सकते हैं ताकि वो उसको फर्दर आगे बेच सकें। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अब यहां पे ध्यान रखना कि जो भी उधार लेने वाला है वो ऑर्डिनरी कोर्ट नहीं जा सकता है स्टे ऑर्डर लाने के लिए। उसको कहां अप्रोच करना पड़ेगा, उसको डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ही आना पड़ेगा, यहीं पे आना पड़ेगा, ताकि अगर उसे ये स्टे ऑर्डर लेना है कि नहीं मेरी प्रॉपर्टी को अटैच मत करो, मैं भर दूंगा, तो उसे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल आना पड़ेगा और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने जो फैसला दिया वो मानना पड़ेगा। अगर फिर भी उसे उसका फैसला पसंद नहीं आए तो वो फर्दर लेके जा सकता है डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल में। डीआरटी के फैसले से खुश नहीं है तो डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल में जा सकता है। ठीक है, क्लियर है, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद जब वो इससे भी खुश नहीं होगा तब उसके बाद वो हाई कोर्ट जा सकता है, इतनी पता होनी चाहिए। अब किसके ऊपर लागू नहीं होता है ये सरफेसी एक्ट? पहली चीज तो उनके ऊपर लागू नहीं होगा जिन्होंने किसी भी प्रॉपर्टी को मोर्टगेज नहीं किया हुआ, यानी कोई सिक्योरिटी नहीं रखा हुआ है, यानी अनसिक्योर्ड लोन पे लागू नहीं होगा। दूसरा, अगर हम देखें ये फार्म लोन्स पे लागू नहीं होता, एग्रीकल्चरल लोन्स पे लागू नहीं होता है। क्लियर है, ये इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है। अब उसके बाद हमने देखा कि उसको जब उससे काम नहीं चला तब हम लेके आए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि लेके क्यों आए, क्या सरफेसी से में ऐसी क्या कमी थी कि जो उससे पूरी नहीं हो पा रही थी जिसकी वजह से हमें लाना पड़ा। अब हो क्या रहा था कि सरफेसी एक्ट में हमने सिर्फ एक प्रोविजन दिया कि जब भी आपका बैंक का लोन वो पूरा नहीं कर पा रहा है, आप जाओ और उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करो और तीसरे बंदे को बेच दो। लेकिन बेच कब सकते हैं, जब तक, क्योंकि उसने जैसी प्रॉपर्टी अटैच की वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल आएगा, फिर उसके बाद डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल जाएगा, फिर हाई कोर्ट जाएगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। तब तक जो प्रॉपर्टी अटैच की है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे किसी ने मशीन पे लोन लिया है और वो मशीन मॉर्टगेज एसेट है, तो बेसिकली लोन लेने के बाद जब वो मशीन उठा के लाएंगे तो कोई भी मशीन है, जैसे कार है, कार की वैल्यू तो हर साल कम हो रही है। आप 4 साल लगा दो इस केस में, 4 साल बाद कार की वैल्यू रह क्या जाएगी, तो क्या बैंक अपने पैसे पूरे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उसी चीज से बचने के लिए, उसी झंझट से बचने के लिए इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत थी। और क्या जरूरत थी, मान लो किसी कंपनी को अटैच कर लिया, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज कर दिए, लेकिन जब कंपनी को हम मौका ही नहीं देंगे कि क्या तुम सुधरने के लिए तैयार हो, तो क्या वो पैसा मान लो कि उन्होंने कंपनी को बेच दिया। अब उनको पता है कि चलती हुई कंपनी तो है नहीं, बेकार कंपनी, कोई भी कम दामों में लेगा तब भी बैंक का वो पूरे नहीं होंगे पैसे। तो यहां पे कंपनी को कोई मौका मिले ताकि वो अपने को सुधार सके, इस तरह की बात सरफेसी ने नहीं की।
कि बीच में कोई बिचौलिया बैठा हो, जिसकी वजह से क्या होगा, एक साइड तो बैंक वाले बैठेंगे, एक साइड ये कंपनी वाले बैठेंगे, दोनों आपस में बैठ के बात कर सकें कि हमें इतना टाइम चाहिए, हमें इतना वो थोड़ी सी सहायता और चाहिए, हमें ये चाहिए, जो प्रॉब्लम है, ताकि उसकी प्रॉब्लम की सुनवाई हो। ऐसा कोई सिस्टम इस सरफेसी एक्ट में नहीं था, सरफेसी एक्ट में नहीं था। उसी में सुधार लाने के लिए हम लेके आए आईबीसी एक्ट, और आईबीसी एक्ट में क्या लाया गया, एक बीच में हमने बैठा दिया इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जो बेसिकली दो पार्टियों के बीच में सौदा करने का एक काम करेगा। अब ये काम कैसे करेगा, तो उसके लिए भी आपको समझना पड़ेगा कि जैसे हम सरफेसी एक्ट में लेके आए थे क्या, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, हमने पढ़ा था डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल आया था सरफेसी एक्ट में। अब उसी को हम आगे बढ़ाएं तो हमें समझ में आएगा कि ये डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, अब यहां पे जब हम आईबीसी के अंदर जाएंगे तो हमें वहां नहीं, हमें कहां जाना है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब हमने क्या बना दिया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और इसके भी कुछ कंडीशन रख दी कि मिनिमम 1 करोड़ का लोन होना चाहिए, तभी आप इसमें जा सकते हो। और जब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाओगे कि हमें आईबीसी कोड के तहत हमें एक वो चाहिए, सौदा करने के लिए कोई एक बीच में बंदा चाहिए, तो जब उसके लिए आप केस दायर करोगे कहां, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल क्या करेगा, 14 दिन का टाइम मांगेगा। उस 14 दिन में ये लॉ ट्रिब्यूनल या तो उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेगी या एक्सेप्ट करेगी। और मान लो एक्सेप्ट कर लेती है तो क्या होगा, तो सीधा सीधा कंपनी को 330 दिन का टाइम मिल जाएगा, मोरेटोरियम मिल जाएगा कि इस 330 दिन में आपको बैंक को पैसे नहीं जमा करने, आप अपनी कंपनी चलाओ। अगर फिर भी अगर आपको हो जाता है कि आप पे कर सकते हो तो आप कर देना। तो यानी कि कहीं ना कहीं हमने कंपनी को टाइम दे दिया, और टाइम देने के साथ साथ यहीं पे इसी दौरान क्या होगा कि बीच में एक सौदा करने के लिए कोई भी बीच में एक थर्ड पर्सन आ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। और ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या करेगा, बैंक की बात सुनेगा, कंपनी की बात सुनेगा, और कहीं ना कहीं एक बीच में लाके एक सौदा तैयार करने की कोशिश करेगा। एक हम कह सकते हैं कि एक कहीं ना कहीं एक कुछ उन दोनों के बीच में सेटलमेंट कराने की कोशिश करेगा। अब ये जो सेटलमेंट होगा, वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल सबसे पहले बैंकों के पास जाएगा कि मैं इस तरह से कर रहा हूं, आपको मंजूर है? अगर वो मंजूर है तो उसकी बात मान ली जाएगी। अब ये कर क्या कह सकता है, ये बेसिकली रिजोल्यूशन प्लान में लोन इंटरेस्ट कम कर सकता है, लोन टेन्योर भी बढ़ा सकता है, और या फिर दूसरा इन्वेस्टर भी ढूंढ सकता है जो उस कंपनी में इन्वेस्ट करे, और ताकि वो कंपनी फिर से चल पड़े। क्योंकि कंपनी को फंडिंग की जरूरत है, बैंक दे नहीं रहे, तो इन्वेस्टर ढूंढ के दूसरे इन्वेस्टर को भी कंपनी में ला सकता है। तो बेसिकली ये है। और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपने रिजोल्यूशन प्लान पे कब काम करेगा, जब 66% ऑफ द क्रेडिटर, जितने जिन भी बैंकों ने उधार दिया हुआ है उनमें से 66% लोग मान जाएंगे उस बात के लिए, तब वो उस बात के लिए एग्री हो जाएगा। क्लियर है? इतनी चीजें आपको क्लियर आई, इसमें समझ में आया कि क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अब आपके लिए प्रॉब्लम कहां आ रही होगी, इसमें प्रॉब्लम आ रही होगी जब मैंने बोला कमेटी ऑफ क्रेडिटर। ये क्रेडिटर क्या होता है? जब मैंने बोला फाइनेंशियल क्रेडिटर, ये क्रेडिटर होता क्या है? तो क्रेडिटर में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी समझने में, तो उसी को समझते हैं और उसी में देखते हैं। बेसिकली क्रेडिटर 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। क्रेडिटर है कौन? क्रेडिटर कौन होता है? जहां से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पैसा आना है, ठीक है, जिसने पैसा दिया है। जैसे बैंक कंपनी को पैसा दे रही है तो बैंक क्रेडिटर हो गया, बैंक ने कंपनी को दिया है। और कंपनी क्या होगी, कर्जदार होगी, तो उसको हम बोलेंगे डेटर। और जिसने लोन दिया है वो हो जाएगा क्रेडिटर। अब ये लोन 2 तरीके से दिया जा सकता है। सबसे पहले ऑपरेशनल क्रेडिटर। ऑपरेशनल क्रेडिटर जो कंपनी के ऑपरेशंस में किसी तरह की मदद कर रहे हैं, जिसकी पेमेंट कंपनी को करनी है। जैसे कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, तो सप्लाई तो कर दिया, पैसा अभी गया नहीं है, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो सप्लाई करने वाले हैं वो क्रेडिटर हैं कंपनी के लिए, क्योंकि उन्होंने कंपनी को कुछ आइटम दिया है जिसका पैसा उन्हें मिलना है। जो कंपनी के वर्कर हैं वो भी उसके ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं, क्योंकि वो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी पैसा लेना है कंपनी से, तो वो भी क्रेडिटर हैं। इनको बोलते हैं हम ऑपरेशनल क्रेडिटर, जो कंपनी के ऑपरेशन में काम करते हैं। और वहीं पे अगर हम देखें दूसरे होते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर, जो डायरेक्टली कंपनी की पैसे देके मदद करते हैं कि कंपनी को पैसा चाहिए, इसने पैसा दे दिया और उसको वापस करना है, तो जो पैसा देके मदद कर रहे हैं वो होते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर। जैसे हम कहेंगे बैंक,
बॉन्ड्स के द्वारा, सिक्योरिटीज के द्वारा, शेयर्स के द्वारा जो भी मदद मिल रही है वो सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर हो जाएंगे। और जब बैंक जब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो मीटिंग कराएगा वो बेसिकली इन फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की कंपनी के साथ मीटिंग कराता है, इन दोनों के बीच में कराता है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल क्रेडिटर आएंगे, ये इसके साथ बैठेंगे कंपनी के साथ, तब जाके ये होगा। अब इसका अपील स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। बेसिकली 1 करोड़ से ज्यादा है, कम वाले कहां जाएंगे या फिर इंडिविजुअल कहां जाएंगे? ये तो कंपनी की तो बात बता दी, वो तो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में चले जाएंगे। जो कंपनी नहीं है वो कहां जाएंगे? तो उसमें उस केस में डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का रास्ता अभी खुला हुआ है। तो वो जो इंडिविजुअल है, जो पार्टनरशिप फर्म है, वो कहां जाएंगे? वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जाएंगे। नहीं सुनवाई हो रही है तो डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएंगे। वहीं जो कंपनी है, मिनिमम 1 करोड़ का लोन है, तो वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाएंगे। यहां से वो उनको पसंद नहीं आया उसका फैसला, तो वो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएंगे। यहां से भी पसंद नहीं आता है तो फिर वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। समझ में आया? ये स्ट्रक्चर आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब उसके बाद क्या है, ये किसके ऊपर लागू नहीं होता? जैसे हमने सरफेसी पढ़ा जिसके ऊपर फार्म लॉज के ऊपर लागू नहीं होता है, ऐसे ही आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड किसके ऊपर लागू नहीं होगा? तो 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक तो विलफुल डिफॉल्टर, जो जानबूझ के पैसा लेके भागने का काम करता है, यानी उसकी आदत है डिफॉल्ट करने की, वो हो गया विलफुल डिफॉल्टर। तो वहां पे उसको कहीं ऐसा नहीं करेंगे कि तुम जाओ और लॉ ट्रिब्यूनल में जाओ, हम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ना। इनके लिए सीधा एक ही रास्ता है कि जो भी विलफुल डिफॉल्टर हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी मॉर्टगेज की हुई है, जो भी हमारे सिक्योरिटी में रखी हुई है, उसको उठा के ले आओ और बेच दो। तो यहां पे वो लागू नहीं होगा। दूसरा कि वो सारे लोग जो इनकैपेबल हैं, तो इनकैपेबल डिफॉल्टर जो होंगे कि जिन्होंने लोन ले तो लिया लेकिन भरने में सक्षम नहीं है। जब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को, या फिर अगर हम कहें कि बैंक को ये लग जाए कि इसके पास पेइंग कैपेसिटी हो ही नहीं सकती, चाहे इसके साथ कोई इलाज कर लो, तो उसके साथ भी हम उसकी प्रॉपर्टी अटैच करेंगे और बेच देंगे। तो इनके साथ भी आईबीसी कोड लागू नहीं होगा। यहाँ पे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल नहीं आएगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल नहीं जाना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहां पे भी सीधा उनका अटैच करना है एसेट को और अटैच करके उसे बेच देना है। ठीक है, क्लियर है? इतनी चीजें ये पता होनी चाहिए। अब इसमें अगर हम देखें तो इसको बेचेंगे तो किसको बेचेंगे? जब मैंने थोड़ी देर पहले कही एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वो क्या होती है, या फिर थोड़ी देर पहले अभी मैंने बोला कि ये सारा सामान लेंगे, मॉर्टगेज प्रॉपर्टी अटैच कर ली। अब बैंक इतनी सारी प्रॉपर्टी का करेगा क्या? अब बैंक ने तो अटैच कर ली, लेकिन बैंक करेगा क्या? बैंक के पास क्या रास्ता है? बैंक को तो इनकम चाहिए, पैसा चाहिए जो उसने दिया है। तो वो कैसे आएगा? जब वो प्रॉपर्टी को बेचेगा। अब बैंक बैंकिंग करे या उस प्रॉपर्टी को बेचने जाए? तो यहां पे उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बना दी और उसका नाम रखा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। क्या नाम रखा? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। क्लियर है? ये क्या करती है? तो बेसिकली इसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये बैड बैंक क्या है और पैरा बैंक क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 2017 में इसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को जो बैंकों ने, जो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी है, बैंकों ने तो अटैच कर ली। अब वो बैंक वाले क्या करें? तो बैंक वाले क्या करेंगे? उस प्रॉपर्टी को बेचेंगे किसी एक तीसरे बंदे को। जैसे अमेजन काम करता है कि सारे स्टोर वाले, जितने भी दुकान वाले हैं, वो अमेजन को अपना सामान बेसिकली वहां लिस्ट कर देंगे, ये मेरा सामान है। फाइनली अमेजन बेचेगा उस सामान को जाके। तो ऐसे ही एसेट रिकंस्ट्रक्शन भी करेगी कि जितना भी बैंकों के पास जो बैड लोन आया है, जो भी प्रॉपर्टी इस तरह की आई है कि जहां पे अटैच करे ना करे, अब ये गुंडागर्दी वाला काम वो तो करेंगे नहीं ना बैंक वाले, तो वो तीसरी कंपनी को काम दे देंगे कि तुम जाओ, इसका ये प्रॉपर्टी अटैच करवानी है और उसको बेचो और हमें पैसे ला के दे दो। तो इसके लिए काम के लिए हमने रखा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, और उसी को बनाने के लिए हमने 2017 में शुरुआत की और 2017 के बजट में हमने एक इसी तरह की कंपनी बनाने की शुरुआत की जिसका नाम रखा पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी। इसको बोला पैरा बैंक। क्या बोला? पैरा, पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी। ठीक है, और ये क्या काम करेगी? जो एआरसी काम करती है, यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो काम करने वाली थी, कि ये क्या करेगी? जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनसे उनके बैड लोन खरीद लेगी। क्या? जितने भी उनके एनपीएज हैं उनको खरीद लेगी कि ये 1 लाख रुपए मेरे नहीं आ रहे हैं। तो ये क्या करेगी कंपनी? ठीक है, मुझे 80,000 में दे दो, मैं तुम्हें 80,000 देता हूं, अब उसके साथ क्या करना वो मेरी सिरदर्दी।
तो ये क्या बोलेगा, पैरा बैंक वो मेरी शेयरधारी। लेकिन ये आया नहीं तो क्या हुआ, उसके बाद हम 2021 के बजट की बात करें तो यहां हमने बोला कि हम बनाएंगे बैड बैंक और उसका नाम रखेंगे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी। क्या बनाएंगे, एक तो हम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाएंगे, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाएंगे। 2021 के बजट में ये बात की गई, ये हुआ नहीं तो यहां आ गए। अब इसी को इंप्लीमेंट करने के लिए दो कंपनियां बनाई गई और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इनके अलग अलग नाम रखे गए। जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उसका नाम रखा गया नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, और जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनी उसका नाम रखा इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। अब होगा क्या, जो बैंकों से डील करेगी, ध्यान रखना कि जो बैंकों से डील करेगी, अब बैंक के पास क्या है, बैंक के पास तो बैड लोन है, एनपीए है कि ये हमारे खराब लोन है, ये हमें रिकवरी के चांसेस कम लग रहे हैं, तो बैंक क्या करेगी, उसको अपनी सिरदर्दी छोड़ के उस बैड लोन को इसको दे देगी एनएआरसीएल को। तो एनएआरसीएल का क्या काम हुआ, बैंकों से बैड लोन लेके आना। एनएआरसीएल का क्या काम हुआ, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का क्या काम हुआ कि उनसे उस बैड लोन को लेके आना है, तो ये बैड लोन को लाने का काम करेंगे यहां पे। और बैड लोन को लाके क्या किया जाएगा, तो बैड लोन को लाके क्या करेंगे, सेल करेंगे। लेकिन सेल करने के लिए हमने दूसरी चीज बनाई और उसका नाम रखा इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। बैंकों के पास बैड लोन है, वो खरीदेंगे, बैड लोन खरीद लिया, 1 लाख है, ठीक है, हम 80,000 में से खरीदते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी अटैच्ड है उस प्रॉपर्टी को अटैच करेंगी, उस प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं बेचने का काम करेंगी या कुछ भी काम करें, बैंकों को उनका पैसा देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैनेज करने के लिए उस एसेट को, ताकि बैंकों के ऊपर और बर्डन ना आए, हमने तीसरी चीज बना दी जिसको हमने बोला एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या फिर बैड बैंक। तो न्यू बैड बैंक स्ट्रक्चर क्या है, इन दोनों को मिला के एनएआरसीएल को और आईडीआरसीएल को बन के जो स्ट्रक्चर बना उसे हम बोलते हैं न्यू बैड बैंक स्ट्रक्चर। एनएआरसीएल क्या कर रही है, बैंक से बैड लोन लेके आ रही है, और उस बैड लोन को बेचने का काम किसका हुआ, उस बैड लोन को बेचने का काम हुआ डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड का, आईडीआरएल का। अब ध्यान रखना, इसमें एक छोटी सी चीज जो आपको पता होनी चाहिए, वो क्या है, जब ये बैंकों से खरीदती हैं, जब किसी भी बैड एसेट को या बैड लोन को बैंक से खरीद रही हैं, तो ये एनएआरसीएल क्या करेगी, एनएआरसीएल कितने पैसे देगी, तो ध्यान रखना जितने में भी सौदा तय होगा उसका 15% तो कैश में देगी, बाकी के जो 85% है वो एज ए सिक्योरिटी देगी। सिक्योरिटी यानी कि एक पर्चे पे लिख के दे देगी कि हाँ हमने आपसे बैड लोन लिया है, हमें आपको इसकी रिकवरी करनी है। तो एक तरह से वो एफिडेविट टाइप हो जाएगा कि हमने आपसे लिया हुआ है और हमें आपको इतने पैसे पे करने हैं, वो एज ए सिक्योरिटी माना जाएगा। तो 85% जो बचा हुआ हिस्सा है वो एज ए सिक्योरिटी रहेगा। और इस जो नए बैड बैंक के स्ट्रक्चर में एक चीज जो ध्यान देने के लायक है, इस सिक्योरिटी की गारंटी गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट गारंटी देगी कि ये जो सिक्योरिटी है, जब भी वो उस एसेट को बेचेंगे तो जो पैसा आएगा, अगर कुछ कम रहा तो सरकार उसकी गारंटी देती है कि वो कमी वाली जो पैसी है, जो कम, जितना पैसा कम पड़ा है वो हम पे करेंगे। और अभी रिसेंटली इसी के लिए इसने गवर्नमेंट ने 36,000 करोड़ एलोकेट किए हैं। 36,000 करोड़ अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली ही इस एनएआरसीएल को एलोकेट किए हैं, इतने उन्होंने उसको देने का वादा किया है। 4 जीरो लग गई हैं, 3 जीरो, ठीक है, 36,000 करोड़। ठीक है, इतना चीजें हमें पता होनी चाहिए कि ये हमारा अभी का प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है। तो आशा कर रहा हूं कि ये सारी चीजें जो हमने आज डिस्कस की, कहाँ हम प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से चले, और उसके बाद हमने बेसल नॉर्म्स पढ़े, उसके अंदर कितने रेशियोज होते हैं, बैंक के एसेट लायबिलिटीज में अंतर जानने की कोशिश की, मॉर्टगेज क्या होता है वो जानने की कोशिश की, बैड लोन और एनपीए के स्ट्रक्चर देखे, सरफेसी एक्ट पढ़ा, और उसके बाद आईबीसी कोड पढ़ा जहां हमने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में जानने की कोशिश की। फिर हमने देखा कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या होता है, और उसके साथ साथ हम आ गए बैड बैंक के स्ट्रक्चर पे, और वो बैड बैंक कहाँ से शुरू हुआ, पैरा बैंक का हमने देखा, और उसके बाद 2021 में एक नया तरह का स्ट्रक्चर निकल के आया जिसको हमने न्यू बैड बैंक स्ट्रक्चर बोला, एनएआरसीएल और
IDRCL, इन दोनों का हमने एक स्ट्रक्चर देखा जिसको हमने न्यू बेड बैंक स्ट्रक्चर बोला। तो ये हमने आज के लेक्चर में हमने पढ़ने की कोशिश की। तो आशा कर रहा हूं कि ये सारी चीजें जब मिला के पढ़ी जा रही हैं तब आपको आसान लग रही होंगी, लेकिन इनको आप अलग अलग पढ़ो तो आप कहीं ना कहीं इसमें कनेक्टिविटी मिस कर रहे होंगे। जहां पे एक चीज से दूसरी चीज छूटती हुई अगर दिखाई देती है तो हमें उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं समझ में आता। तो आज हमें इन सारी चीजों का एक कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट पिक्चर हमें दिखाई दी होगी, जो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और हमारी कोशिश भी यही है इस सीरीज में कि आपको किसी भी एक चीज की कंप्लीट पिक्चर दी जाए ताकि आप उसको कंप्लीटली देख सकें, आप उसको अच्छे से समझ सकें, अच्छे से आपको याद हो सके। और यही हमारा मकसद है। और प्रीलिम्स में इन्हीं तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है जो हम इस सीरीज में करा रहे हैं, क्योंकि जो फेमस और जो हॉट टॉपिक्स हैं हम ज्यादातर उन्हीं को ही कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका प्रीलिम्स में आपको कोई दिक्कत ना आए, या फिर आपको वैसे भी नॉलेज एनहांस करनी है तो उसमें भी कोई दिक्कत ना आए। तो इसी आशा के साथ कि आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही होगी, और ये उम्मीद करते हुए कि आप हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे, आज का लेक्चर हम खत्म कर रहे हैं। थैंक यू।